अमन सोनकर जी, सबसे पहले तो आपका आज जन्मदिन है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने सुना धन्यवाद जी। वैभव त्रिपाठी जी ने मणिपुर के मुद्दे पर कहा कि मणिपुर में जिस तरीके से पिछले कई महीनों से वहां पे हिंसा जिस तरीके से देखी जा रही है, जिस तरीके से औरतों का उत्पीड़न हो रहा है, वहां पे कई लोगों की जानें गई हैं, तो क्या आप मानते हैं कि मणिपुर में आपकी सरकार वहां के जो हिंसा जो है उसको कंट्रोल करने में विफल रही है? नहीं, अब विफल तो नहीं रही है। मैं ये साफ तौर पे ये बताना चाहूंगा कि जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है। पर चूंकि वो घटना जैसे अभी वैभव जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी घटनाएं, उनका कहना था कि उनसे पहले की सरकारों में ये बार बार घटनाएं ऐसी होती रही हैं। इस सरकार में यह घटना हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पूर्णतः संज्ञान लिया और माननीय गृह मंत्री जी ने परमानेंट, जब से यह घटना हुई है उस पर नजर बनाए रखी है। माननीय गृह मंत्री जी वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, वहां की जायजा लिया, वहां की स्थिति को खंगाला और देखा, जिस तरीके से वहां पे बेहतर। एक सवाल जी, एक बात तो है, जैसा कि आप 370 को लेकर के हर तरफ अपनी तारीखों के पुल बंधवाते हैं और ये कहते हैं कि वहां पे 370 लागू होने के बाद आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ, वहां पे रोजगार पैदा हुए, लेकिन वहीं जब मणिपुर की बात आती है तो फिर आपके पार्टी का कोई भी नेता जो छोटी छोटी बातों पर भी वो ट्वीट कर देता है और मणिपुर की घटना पे, इतनी बड़ी घटना होती है, कई 100 लोगों की वहां पे जान जाती है, कितने घायल होते हैं, कितनी औरतों की अजमत के साथ खेला जाता है, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं आता है मणिपुर के मुद्दे पर। आप लोग चुप नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये घटना इतनी बड़ी हुई थी तो उसमें हमारे सभी बड़े नेताओं ने मीडिया के सामने, जनता के सामने अपनी राय और अपनी बातों को रखा। ऐसी बात नहीं है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने उन्होंने भी इस पर अपनी राय नहीं रखी। पर ये कहना, और आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, हर जगह अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अब सोचिए कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में चलाया और भारत जोड़ो यात्रा में उनको ये चुनाव में आपने बहुत अच्छे से पूरे देश ने देखा कि क्या स्थिति हुई। अब ये जो है मणिपुर के भी मुद्दे को, जो एक समस्या का विषय था, बना हुआ है, उस पर यह राजनीतिकरण कर रहे हैं और वहीं से ये न्याय यात्रा, क्या न्याय यात्रा से कुछ होना? पूरी देश, पूरी जनता सब मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके न्याय यात्रा से भारत की जनता पर कोई भी असर पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसका जवाब हम त्रिपाठी से लेंगे, लेकिन सर आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम पंकज सर से एक सवाल कर लेते हैं। पंकज सर, आपने देखा जिस तरीके से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत मणिपुर से ही की गई है, तो क्या मणिपुर को आधार बना करके देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, या फिर ये भारत न्याय यात्रा जो है वो कितना कारगर साबित हो पाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए? पंकज सर, पहले ये अपने पार्टी के नेताओं के साथ न्याय कर ले। जी नहीं, ठीक है। लेकिन आज ये है कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली तो उसका फायदा पार्टी को जरूर हुआ। ठीक है, विधानसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन इनका वोट बढ़ा है। राहुल गांधी की जो व्यक्तिगत छवि है वो बेहतर हुई है, उन्हें एक गंभीर राजनेता के रूप में देखा जाने लगा है। उस यात्रा से ये परिवर्तन आया है। अब जब कांग्रेस के रणनीतिकार लोगों ने सोचा कि एक तो दक्षिण से उत्तर की ओर हो गई, या बहुत पहले से ये प्लान था कि भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज हम पूरब से पश्चिम की ओर करेंगे। पूरब से पश्चिम की ओर भारत जोड़ो यात्रा का ही ये एक्सटेंशन है, भले ही नाम कुछ भी हो, न्याय यात्रा रख दिया गया हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बेहतर है। कर्नाटक जीत गया तो वहां ईवीएम सही है और बाकी जगह गलत है। हम तो ये कह रहे हैं कि जनता से विश्वास का ये मुद्दा है, जनता के विश्वास पे, जैसा कि अमन जी कह रहे हैं कि मोदी जी सर्वमान्य हैं, तो भाई मोदी जी बहुत सर्वमान्य नेता हैं और बहुत प्रचंड हवा चल रही है, 3 राज्य आप जीत गए हैं। तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि जब हवा मोदी जी की ही चल रही है तो 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवा दीजिए, सारी हवा निकल जाएगी। ठीक है, जवाब देने। समस्या क्या है कि हम इसमें नहीं बात कर रहे हैं कि हम जीते तो अच्छा और हम हारे तो बुरा। हम तो ये कह रहे हैं समस्या हमको नहीं है, समस्या जनता को नहीं है, समस्या आपको है।
ठीक है, ईवीएम को गलत ठहराने का काम आपका है, और ना ही जनता इसको नकार रही है, और ना ही जो आने वाले जो चुनाव है वो भी आपको प्रदर्शन दिखाई रहे हैं कि कैसे पूरी ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके सिर्फ कहने से ही ईवीएम को हटा देना चाहिए, क्योंकि जनता इसके पक्ष में है, जनता ने कहीं इसका विरोध नहीं किया है। और हमारे जो आपने लालकृष्ण आडवाणी जी की लालकृष्ण आडवाणी जी तो कह रहे थे, वो गलत कह रहे थे ना, जीवीएल नरसिम्हा राव आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने सिर्फ देखिए, आप सिर्फ बात घुमाने की बात है, उन्होंने यह कहा था कि इस पर विचार करना चाहिए, उसका साफ रूप से विरोध नहीं किया। और किताब लिखी थी लोकतंत्र खतरे में, और आप बात कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं कहा। पहले आप अपने नेता का ही बचाव करना चाहिए। नहीं, मुझे बचाव करने की जरूरत नहीं है। मेरे सम्मान और भारत देश का सम्मान बढ़ा हुआ है, और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पूरा विश्व देख रहा है कि किस स्तर पर आज भारत खड़ा है और किस जगह पे खड़ा है। हमारे पंकज भैया कह रहे थे कि अब राहुल गांधी जी गंभीर नेता के रूप में आ रहे हैं। पिछले 25 सालों से कांग्रेस उनको गंभीर नेता बनाने में परेशान है। अरे आप न्याय यात्रा निकलती कि कांग्रेस में राहुल गांधी से बहुत से डिजर्विंग नेता हैं, पर चूंकि परिवारवाद में इतना उलझा हुआ है कांग्रेस पार्टी कि वो जो है मौका देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने नेताओं को साइडलाइन किए जा रहे हैं, न्याय उनके साथ तो कर ही नहीं रहे, तो वो न्याय यात्रा निकाल करके क्या करेंगे। ठीक है अमन जी, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं ना, नितिन गडकरी को साइडलाइन कैसे किया गया, वसुंधरा रमन सिंह और शिवराज को कैसे साइडलाइन किया गया, पहले आप उसके न्याय की बात को। किसी कांग्रेस में कौन नेता है, कौन गया ऐसा है कि मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, किसी को कोई साइडलाइन नहीं किया गया। तो ये देखी जाती रही है और हमेशा से आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता रहा है, जैसा कि आप लोग कहते हैं कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उसी तरीके से बीजेपी के ऊपर भी व्यक्तिवाद का आरोप लगता है। व्यक्तिवाद मतलब कि मोदी ही सब कुछ है और मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी ही मोदी है। इस तरीके से आपके पार्टी ऐसा देखिए, ऐसा सिर्फ विपक्ष आरोप लगा। संगठन आप भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव है, उन लोगों के माध्यम से सारा निर्णय, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का काम, अमित शाह जी का काम सरकार चलाने का है, संगठन में निर्णय लेने का और संगठन चलाने का है जेपी नड्डा और हमारे महासचिव। और ये इनके प्रधानमंत्री मोदी जी है वो खूब से महारथी है, लेकिन ऐसा ये भूल जाते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनके नेता जो देश प्रधानमंत्री जी है, और उन्होंने 4.5 भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान है। बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उसी को देखते हुए राजस्थान, एमपी और उत्तराखंड में ये चीजें हुई है। कोर वर्कर जो जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति है, उनको अवसर करके फिर पंकज सर के पास चलेंगे। पंकज सर के पास वैभव जी से एक सवाल। वैभव जी, आपने सुना, आपने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, और आपने ये भी देखा कि 3 राज्यों में जैसे ही बीजेपी ने अपना परचम लहराया, उसके बाद जो है 3 ऐसे सीएम के चेहरे उतारे जो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी किसी को कि ये बीजेपी के चेहरे सीएम पद के लिए हो सकते हैं। क्या कांग्रेस में ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में लॉटरी से मुख्यमंत्री साइड नहीं है, तो ये जो लॉटरी से घरों में बैठे हुए गरीबियों से बनते हैं। अब अमन जी थोड़ा सा यही शालीनता बनाए, शालीनता ऐसा है कि आपने विषय मैंने पहले ही कहा, मन की बात में कैसे कि ये बात बताया नहीं सकता। आप समझिए, इतना संभव नहीं है कि पूरे देश से एक बार में एक व्यक्ति बात कर पाए, इसलिए प्रधानमंत्री व्यवस्था
रखी है, वो अपनी बात कहते हैं और कहते हैं कि पोस्ट कार्ड से आप अपनी बात रख सकते हैं और प्रधानमंत्री नहीं मिलते जनाब। मैं आप बनारस से हैं, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि बनारस में पोस्ट कार्ड दिलवा दीजिए। मैं आज से बात के लिए जनता कह रही है कि इलेक्शन बता देना हो, मैं पोस्ट कार्ड दिलवाना शुरू करूंगा। बनारस में पोस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक एक पोस्ट कार्ड का जवाब दिया जाता है, एक एक मेल का जवाब। गलत बात कर रहे हैं और ये गलत बात कर रहे हैं। बता दे रहा हूं, अन्ना हजारे का समर्थन कर रहे थे। अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने 5 प्रधानमंत्री को लिखा, किसानों के महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लिखा। तो आप आने से जनता नहीं बदलने वाली है। देखिए देश ने अन्ना हजारे ने मान लिया है, कोई जवाब नहीं आता। देख ये क्या कहने की बात है, सिर्फ क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहने की बात है कि आज भारत का किस स्तर पर नाम है पूरे विश्व में? आज कहने की बात है कि भारत का देख रहे हैं अफगानिस्तान की करेंसी भारत की करेंसी से ज्यादा मजबूत हो रही है। बांग्लादेश का प्रतिपक्षी आय भारत से ज्यादा हो गई है। देखिए चिल्ला करके आप आवाज दबा, भारत अंदर इसके, मैं आपको बता दें, आप भारत अंदर इंडेक्स में पहले पहुंच गया है। तो 5 लाख करोड़ का खर्चा हो गया है। इतना ज्यादा करने को है। आपसे बात कर रहे हैं 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। बनवाने का प्रयास करेंगे तो ये देश मानने वाला। अब उन्हें बोलने दीजिए, अमन जी को बोलने दीजिए, उसके देखिए बाद जवाब दीजिए। मैं एक चीज आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता से कही गई बातें नहीं, यह आपके सामने एकदम पारदर्शिता एकदम दिख रहा है कि हमारा भारत आज किस स्तर पर है, उसका नाम, उसकी शोहरत, और यहाँ के आज शीर्ष नेतृत्व जब जाते हैं तो अन्य देश किस प्रकार उनका सम्मान करते हैं, और भारत की अब की स्थिति और पहले की स्थिति में कितना बदलाव आया है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब आपको भारत देश की जनता ने एक बार नहीं कई बार आपको अवसर दिए, पर आपने वो प्रदर्शन नहीं दे पाए जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे पा रहे हैं। आज दूसरे देश सलाह लेते हैं, आज दूसरे देश हिंदुस्तान से आग्रह करते हैं कि आप इसमें बिचौलिए बनिए, मानवाली करिए, ये सारी समस्याओं को हल करिए। तो ये सौभाग्य की बात है और मुझे लगता है कि जब विश्व की बात हो, राष्ट्र की बात हो, तो उसमें सारे दलों को एक साथ एकजुट होकर के समर्थन देना चाहिए। अमन जी आपने जितनी भी उपलब्धियां गिनाई है ना, वो सारी उपलब्धियां मणिपुर उसके ऊपर कलंक है, आप ये मानते हैं? नहीं, देखिए एक विषय मैं बार बार मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो मणिपुर में घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इसको गंभीरता से संज्ञान लिया, उस पर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थे उचित कार्रवाई हुई। माननीय गृह मंत्री जी ने उसका स्वयं निरीक्षण किया और एक बार नहीं अनेकों बार किया, और उसकी अपडेट माननीय गृह मंत्री जी हमेशा लेते रह रहे हैं और अभी भी उस पर अपडेट है। तो मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, पर मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि उन सारी चीजों को बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाए। चलिए ठीक है पंकज जी, उसके बाद आप वैभव जी जवाब दीजिएगा। पंकज जी से एक सवाल नहीं, जवाब बेसिकली व्यतिक्रम हो जाता है। अच्छा ठीक है, बोलिए।